And let's wait for the while so everybody joins in. Okay. Uh, Jacobson approaches the problem of equivalence with the following definition. ठीक है, अब जैकबसन हमें बताता है कि equivalence की क्या definition है. ठीक है, equivalence and difference is the cardinal problem of language and the pivotal concern of linguistics. In Jacobson's discussion, the problem of meaning and equivalence thus focuses on the differences in the structure and the terminology of languages rather than on any inability of one language to render a message that has been written in another verbal language. ठीक है. अभी जो हम लास्ट स्लाइड पढ़ रहे थे उसमें उसने बताया था कि जैसे जब वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है तो वो मैसेज तो दे ही रहा है. ठीक है, एक दूसरी लैंग्वेज से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट करना ज़रा इतना इजी काम नहीं होता. ठीक है, और जब ट्रांसलेटर मैसेज ट्रांसलेट कर रहा होता है तो वो ना सिर्फ मैसेज ट्रांसलेट कर रहा होता है जबकि वो उसको रिकोड भी कर रहा होता है. अब बिकॉज टू लैंग्वेजेस डजंट हैव द सेम कोर्स एंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जब कोर्स और स्ट्रक्चर्स की बात होती है तो वो हो रही है यहाँ पे कुछ आइडिया है. व्हेन एवर आई एम रीडिंग सेइंग द वर्ड्स कोड्स कोड्स तो कुछ आप जानते हैं किसको कहते हैं कोड. कोड किसको कहते हैं जो मैं यूज कर रही हूँ ये वर्ड बार बार. ये देखें कोड यूनिट्स का वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, रिकोड का वर्ड यूज हो रहा है. मैंने अभी बताया भी है आप लोगों को. स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर. ठीक है, तो दोनों दो लैंग्वेजेस का सेम स्ट्रक्चर और सेम वो होगा, कोड्स होंगे क्या? टू लैंग्वेजेस हैव सेम कोड्स. बताइए. हर लैंग्वेज की सेम ग्रामर होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है. नो मैम. हाँ, तो whenever we are translating वो यही बात कर रहा है कि whenever we are translating तो equivalence फाइंड करना ज़रा मुश्किल काम होता है. ठीक है, तो वो इसलिए मुश्किल होता है कि दोनों जो दो टू लैंग्वेजेस होती हैं वो सेम नहीं होती. ठीक है,
क्योंकि उनके कोर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम उर्दू और इंग्लिश को ले लें, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो उसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सही है। और अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो मैं खाना खाता हूँ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। I eat food. सही। तो फिर इसमें क्या आ गया हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर? ये मैं, Subject, verb and object. यस, दीज टू स्लाइड्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन, ठीक है, ये वाली दोनों जो मैं अभी बता रही हूँ। स्लाइड 1, दिस इज एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स, इसको मैंने बता दिया, अब मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ विद इक्विवेलेंस, सही है जी। तो अब क्या हो गया कि हमारे पास ये दो डिफरेंस आ गया, ठीक, वी गॉट दिस डिफरेंस, हमारे पास स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ गया लैंग्वेज का जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यही मैंने बताया कि जब हम पूरा मैसेज ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, तो हम रिकोड कर रहे हैं, मैसेज तो कर ही रहे हैं ट्रांसलेट, लेकिन उसके साथ साथ हम एक रिकोडिंग कर रहे हैं, ट्रांसलेटर रिकोड कर रहा है। भाई मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या कोड आ रहा है आपके पास, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का, और जब आप उसको दोबारा लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो अब रिकोड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है कि वर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती हैं। कुछ मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे वर्ड्स और ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी लैंग्वेजेस में जिनके मीनिंग हमारे यहाँ नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं हुए हुए होते। तो फिर भी क्या हो जाएगा, या फिर उनके मीनिंग जो होते हैं वो इतनी लंबी टर्मिनोलॉजी में उनका मीनिंग आता है कि आप कहते हो कि इसको मैं कैसे इस वर्ड को इसमें ट्रांसलेट करूं, तो फिर वो एक वर्ड इंग्लिश में अगर एक वर्ड है और उसका सिर्फ ट्रांसलेशन जो है वो एक ही वर्ड में आ रही है, लेकिन वो वर्ड मेरे पास अगर उर्दू में है, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्रांसलेशन पूरा एक बड़ा वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है जो तकरीबन बाजू का एक एक पैराग्राफ पे भी मुश्तमिल हो सकता है, तो एक ये भी मसला आ जाता है, ठीक है। वैन इसलिए हमें थोड़ी इक्विवेलेंस हासिल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हुआ होता है जैकबसन के तहत, ठीक है। फिर हमारी जब भी ट्रांसलेशन कर रहे हों, यहाँ पे वो इक्विवेलेंस वो कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि जब भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने ट्रांसलेशन को ट्रेडिशन, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट को भी वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में सोच के करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस नहीं होता, और फॉरेन में तो इट्स लीगल, पीपल आर गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ इजी है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हम जब भी अगर किसी में लिख भी देंगे या बोल भी देंगे, अव्वल तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिस भी नहीं करते और हम इस चीज़ को चाहते भी नहीं है कि हो, बिकॉज ऑफ आवर इस्लामिक ट्रेडिशनल एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ थोड़ा मसला आ जाएगा व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट, ठीक है। तो वो एक सेमनेस जो हमें चाहिए वो थोड़ा क्रिएट कर देगी, तो फिर हम उसको अपने कल्चरली और ट्रेडिशनली रिलीजियसली अंदाज से जो है उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। ये कहना उनका, जैकबसन का ये कहना है कि इक्विवेलेंस फॉलो का जो है ना वो एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लैंग्वेज ठीक है, कोर्ट्स के हिसाब से थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर देती हैं ट्रांसलेट करने में, जाहिर सी बात है, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी होती है ट्रांसलेट करने की, हर लैंग्वेज में जो है इतना ज़्यादा मसला नहीं होता ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं
वो कॉन्टेक्चुअल कल्चरल डिफरेंट होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो जैसे भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि भाई कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का एक वर्ड का मीनिंग होगा, लेकिन दूसरे कल्चर में उस वर्ड का, दूसरी लैंग्वेज में उस वर्ड का बहुत लंबा कॉन्सेप्ट का मीनिंग होगा। और कुछ लोग तो कुछ चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी कल्चर में, तो हम फिर ट्रांसलेटर जो है वो उसको अपने कल्चर के हिसाब से उसको जब ट्रांसलेट करता है तो वो उसको क्या कर रहा है, इक्विवेलेंस लाने के लिए क्या कर रहा है, वो उसको उस पूरे मैसेज को रिकोड कर रहा है, ठीक। ज़्यादातर इक्विवेलेंस का जो डिफरेंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो यही करते हैं कि टर्मिनोलॉजीज एंड द कोड कोड यूनिट्स जो हैं आपके, ग्रामर जो है लैंग्वेजेस की, वो थोड़ा सा मसला क्रिएट करती है। जैसे अभी हमने जापानीज़ वाला जो एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि आई वॉक पार्क, ठीक है। तो वही वाला है कि जब हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो उस तरह से चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? एनी क्वेश्चंस? ओके ओके ओके, सही। फिर हमारे पास आता है एक और, क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस which underlie the concept of equivalence center around obligatory grammatical and lexical forms. Language differs essentially in what they must convey and not in what they may convey, ठीक है। वही, इसमें भी वही बात आ गई हमारे पास जो हमने अभी पहले डिस्कस की हुई है कि ठीक है, हमारे पास क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस में यही आ जाता है, लेक्सिकल फॉर्म्स आ गए, ग्रामेटिकल फॉर्म्स का डिफरेंसेस आ गए हमारे पास। तो हम वही क्रिएट हो जाता है कि उर्दू का जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है और वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर वही के कुछ टर्म्स नॉलेजीज जो हैं वो उर्दू में मिलती हैं और इंग्लिश में नहीं मिलती, और जब इंग्लिश में मिलती हैं तो उर्दू में नहीं मिलती, ठीक है। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का फ़र्क आ गया, लेक्सिकल फॉर्म्स का फ़र्क आ गया, इनकी मीनिंग्स का फॉर्म आ गया, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क आ गया। तो इन सब चीज़ों की जो है वो हमारे अंदर जो है वो ठीक है। तो जब हम इनकी ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो ये हमारे को थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जर्मन ब्रिज वाली एग्जांपल किसी को याद है? बताइए यस मैम। बताइए। मैम वो ब्रिज के बारे में बताया गया था और डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए थे उसके बारे में, जैसे ब्यूटीफुल और प्रीटी हाँ, समथिंग मैम। वेरी गुड। तो मतलब वहाँ पे जो जर्मन में जो ब्रिज होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो होता है फेमिनिन होता है, ठीक है। और इंग्लिश में जो है वो कोई जेंडर नहीं देते हम, ठीक है, जेंडर नहीं होता हम। तो अब जब भी हम इंग्लिश में अगर ब्रिज के बारे में सोचते हैं या उर्दू में ब्रिज के बारे में सोचते हैं तो वो एक डार्क सा, स्ट्रॉन्ग सा, बहुत ही अगली सा जहन में आता है, ठीक है। लेकिन जब हम जर्मन में सोचते हैं उसको, तो हम जब भी जर्मन से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो वो एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज होगा। जब भी जर्मन अगर अपने ब्रिज की तारीफ करेगा तो वो कहेगा कि इट्स ब्यूटीफुल, इट्स स्लेंडर, और भी मतलब वर्ड्स वो यूज कर सकता है ब्रिज के लिए जो मैं अभी यहाँ नहीं यूज कर सकती, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे इट्स अ ब्रिज, इट्स डार्क, इट्स अगली, इट्स स्टील, ठीक है, मतलब इस तरह से।
تو اگر مجھے اگر کسی کو تشبیہ دینی ہو, اگر کسی کو فیمنن طریقے سے کسی کو بتانا ہو جرمن لینگویج میں, تو پھر میں بول دوں گی کہ بھائی دی برکا جو ہے ہمارے پاس جو برج ہے وہ ایک ویمن اور فیمنن جو ہے وہ ہمیں ایک وہ دیتا ہے, کانسیپٹ دیتا ہے, تو ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے اگر برج کی بات کرتے ہیں یا انگلش کے برج کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی ایسی ڈارک چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے یا ایسی اسٹرانگ چیز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے جس میں بیوٹی کا تو دور دور تک کوئی بھی نام و نشان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر یہی اور اور میم اگر ہم برج کی تعریف کریں گے تو پھر ہمیں کون سے ورڈ یوز کرنے چاہیے اپنی لینگویج میں؟ ہمارے برج کے جینڈر نہیں ہے نا, ہمارا برج برج ہے, سمپل ہے, جینڈر نہیں ہے اس کے اندر, نیوٹر ہے وہ. اس کو ہم مؤنث مذکر میں نہیں رکھتے, ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے وہ سمپل ہے. ناؤن جو ہے ہمارے پاس برج جو ہے ہمارا پل جو ہے وہ پل ہے. ہمارے ناؤنس تو نہیں ہے نا, ہمارا پل ہو گیا بس, صحیح ہے. جرمن میں ہم ہے بولے خوبصورت بنا ہوا ہے پل, بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے, ایسے ہم نہیں بول سکتے. نہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم اصل میں جب ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم اس کو بول سکتے ہیں, یہ بات ہے. لیکن ہم جیسے تشویش دیتے ہیں یا ہم کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے, جب ہم ناؤنس اینڈ وربس کو دے دیتے ہیں جینڈر, تو وہ پھر اس سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ویمن کیا ہوتی ہیں, ویمن کو کیا کہتے ہیں, اگر ویمن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے, فیمنن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے, تو آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ایک عورت یا ایک مؤنث کو کیسے ڈسکرائب کریں گی اگر آپ کرنا چاہیں گی؟ نزاکت یا بیوٹی اس کی. صحیح, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی ناؤن یا کوئی بھی ورب اس چیز کو ڈینوٹ کر رہا ہوگا, اس چیز کو بتا رہا ہوگا, تو اس سے ذہن سے ریلیٹڈ کیا بات آ رہی ہوگی پھر آپ کے؟ جیسے میم ہمارے ہاں جیسے ہم بولتے بس چلتی ہے, ہوں یعنی ہمارے اس طرح کے, تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلش میں ہمارے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بس چلتی ہے یا بس چلتا ہے نا. نہیں, اس کا نہیں ہے. ہم ہم ہمارے وہاں تو ہوتے ہیں نا ہر مطلب. نہیں, یہ تو ہمارا پورا ورڈ ہے نا. ہماری بس کو تو نہیں کہتے نا, ہم بس لڑکی تو نہیں کہتے نا. ہمارے پاس تو ان کے وہ جینڈرز جو ہیں ان کے وہ نہیں ہیں, ان کو ہم نے وہ نہیں دیا ہوا, ہم نے ان کو وہ نہیں دیے ہوئے ہیں, جینڈر نہیں دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جینڈرز نہیں ہیں, ان کے پاس جینڈرز ہیں. ان کے یہاں جو ہوگا وہ ان کے کنسیپٹس جو ہیں, ان کے کنسیپٹس میں ان کے پاس جو ناؤنس ہیں اور جو وربس ہیں جو بھی ہیں وہ جینڈر ہیں. تو وہ جب یوز کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ ناؤنس کے ساتھ وہ پھر ہر لگائیں گے یا ہم لگائیں گے, جو بھی ان کا ہوگا. اتنا تو مجھے نہیں آتی جرمن کہ وہ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن اگر میں آپ کو ان کا کنسیپٹ بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو ہمارے اردو میں تو نہیں ہے یہ کنسیپٹ. ہمارے اردو میں ہے کیا؟ ہماری بس جو ہے وہ مؤنث ہے, مذکر ہے کیا؟ ہماری بس ہے, ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, صحیح. جیسے میم اگر ہم بولنے میں تو ہم بس چلتی ہے بولتے ہیں نا, بس چلتا ہے ہم لوگ جیسے نہیں بولتے ہیں. اس کون سے میں پوچھ رہی تھی تو وہ فیمینین اس میں وہ آ جاتے ہیں نا, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح اردو کے پیپر میں ورڈ دیے ہوتے ہیں, ان کو بولا ہوتا ہے کہ آپ یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس میں ڈفرینٹ کریں نا. بس کو آپ ویسے کیسے بتائیں گی, بس کو ویسے ڈسکرائب کیسے کریں گی؟ خالی بس ورڈ کو آپ مطلب کیسے بس کے بارے میں ڈسکرائب جب کریں گی؟ بولیں گے تو اس اول کو تو یہ پھر ورڈ بس نہیں ہے, اردو کا ورڈ نہیں ہے بس. بس تو انگلش کا ورڈ ہے. اب اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اس میں ڈسکرپشن کی بات ہو رہی ہے, بس میں ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے کنفیوژن اگر جی یہی میں مطلب کنفیوژن ہو رہی تھی نا, تبھی آپ سے پوچھ رہی ہوں. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے وہاں یہ کنسیپٹس ہیں کہ ان کے ناؤنس جو ہیں ان میں جینڈرس ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے. فرینچ میں بھی جینڈرس ہیں, ٹھیک ہے. اب جینڈرس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ناؤنس اور ان کے ورڈس وغیرہ میں بھی جینڈرس ہیں, تو وہ ان کو اسی لحاظ سے جو ہے وہ اس کو وہ یوز کرتے ہیں. اس کے شروع میں وہ دی اور دا کو بھی چینج کریں گے, ٹھیک ہے.
एल ई लो और ला लगाएंगे, जो फेमिनिन वर्ड होगा फ्रेंच में उसके साथ एल ए लगेगा, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि ये फेमिनिन वर्ड है, ठीक है। और जब वो जेंडर लगाएंगे उसमें, तो उसमें फिर वो एल ई लगा देंगे, तो उससे उनको पता चल जाएगा ये मैस्कुलिन वर्ड है, ठीक, सही। जैसे वहां पे हाउस, फ्रेंच में अभी आप ये देखिएगा, द लेवल ऑफ जेंडर, द हाउस न्यूटर है जर्मन में, इंग्लिश में न्यूटर है, ठीक है, इनके कोई जेंडर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में जो है वो मैस्कुलिन है, वो ला मैजो, हाँ, तो वो फेमिनिन आता है, ठीक है, तो उसके साथ एल ए लग जाता है, तो वो उनकी वहाँ पे उनकी अपनी वो जहन के हिसाब से है, ठीक है, वो उसको उसी तरह से जो है वो उसको डिस्क्राइब करेंगे, वो उसी तरह से ये उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो इनको देखते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, अगर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, और दूसरी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ऑन होल पे वो वर्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो आप उसको ग्रामेटिकली लगा के बताएंगे तो वो अलग बात है। अगर फ्रेंच की बात करते हैं तो वो ला मैजों लिखेगा तो मतलब हाउस है और वो फेमिनिन है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बस के साथ कुछ लगाते हैं जिससे उसको पता चल जाए, शुरू में हम तो सिंपल दी बस कह देते हैं, ठीक है, हम तो नहीं लगा रहे ला बस या लो बस तो नहीं लगा रहे उसके साथ, तो हम उसकी खुद से एग्जिस्टेंस में उसको फेमिनिन नहीं बोल रहे, हमारे पास जो है वो नहीं है, इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो नहीं है, ठीक है। तो हनी जो है वो आपके पास मैस्कुलिन है फ्रेंच में, ठीक है, जर्मन और इटालियन में, और क्या नाम है, स्पेनिश में, लेकिन इंग्लिश में वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई जेंडर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यही आपके जो वर्ड्स के जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। The level of aspects in Russian is the verb varies according to the whether the action has been completed or not. The level of semantic fields, that is, the German Geschwister is normally explicated in English as brothers and sisters. Or in English, in children, in statement, I have two children is translated as the gender specific hayas in Spanish if both children are female. ठीक है जी। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि अब जैसे जर्मन, सॉरी हमने जर्मन पढ़ लिया, ठीक है, अब हमारे पास रशियन आता है, ठीक है। अभी हम लोग को याद होगा कि हमने टर्किश वर्ड्स के हिसाब से कुछ याद है आपको कि टर्किश, एक्सक्यूज मी, कुछ याद है कि हम जब टर्किश पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था ग्रामर का, टाइम के हिसाब से लैंग्वेज में? Any of you remember? साजिदा? जी मैम। टर्किश में याद है आपको कि हमने पढ़ा था कि उनके वर्ब्स कैसे चल रहे थे, उनके टाइम्स का कैसे हम पढ़ रहे थे, जो उनके ग्रामर के हिसाब से दो होते हैं ना, टेंसेस। तो वही बात जो हमने पढ़ा था टेंसेस के हिसाब से, तो अब इन्होंने ये बताया है कि
لنگوسٹک ڈفرینسز جو آتے ہیں ان میں ایک تو یہ آ گیا کہ ہمارے پاس ناؤنس وغیرہ جو ہیں وہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، جبکہ جرمن میں اور اسپینش میں اور فرینچ اور اٹالین میں بہت سے جو ناؤنس ہیں وہ جینڈر اسپیسیفک ہوتے ہیں، یا تو وہ فیمنن ہوتے ہیں یا وہ میسکلن ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ورب ویریز ہو گیا، ٹینسز ہو گیا، ٹائم پیریڈ ہو گیا ان کا۔ تو اس میں رشیا میں انہوں نے کہا کہ ان میں جو ہے جو ان کے ایکشن ہوتا ہے وہ یا تو کمپلیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا اس کے بیچ کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر دا ایکشن the verb of the action verb has been completed or not، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کیا نام ہے، جیسے ٹرکش ورڈ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 2 پاسٹ ٹینسز ہوتے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، ٹرکش لینگویج میں۔ اب ان کے پاس 2 پاسٹ ٹینسز کیسے تھے، کچھ یاد ہے کسی کو؟ میں نے پڑھایا تھا۔ میم اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پاسٹ ٹینس یہ ہوتا ہے ان کے پاس کہ جس میں جیسے کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ ہاں بارش ہوئی تھی کل اور میں نے ایکسپیرینس کیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے لیے الگ سینٹینس آپ یوز کریں گے۔ اور ایک آپ کو کسی نے بتایا کہ کل بارش ہوئی تھی اور وہ پھر آپ اس کے لیے دوسرا سینٹینس یوز کریں گے۔ تو یہاں پہ پھر ایک اور آپ کا جو یہ جو ڈفرینسز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہ والی، ٹھیک ہے، کراس لنگوسٹک ڈفرینسز، گرامیٹیکل لیکسیکل فارمز والی، تو یہ ہم اس کو یہاں پہ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جرمن جی سوسٹر جو ہے وہ بردرس اینڈ سسٹرس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم انگلش میں زیادہ تر ہم بتا دیتے ہیں کہ وی ہیو 2 چلڈرنس، ختم کر دیتے ہیں اس بات کو، لیکن اسپینش میں بتاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس 2 بیٹیاں ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہائیاس، ٹھیک، ان کے پاس 2 بیٹیوں کو وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس طرح سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں تو آپ کے پاس جو ٹائم ہوتے ہیں، وربس ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں، کتنے فارمز کے ایکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، کچھ یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ سے رشین زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکشن ورب جو ہے، جو ورب جو ہے وہ یا تو کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہو چکا بھی ہے، ہو رہا بھی ہے، ہوگا بھی، ٹھیک ہے۔ وی ہیو آل 3 ٹائپس آف ایکشنز دیٹ کین بی کمپلیٹڈ in present, in past, in coming future and all that۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ہم نے نہیں، رومن جیکبسن نے ڈسکس کیا ہے ٹو اچیو دا ایکویلنس۔ اب جب یہ آپ کی چیزیں آتی ہیں، یہ اسپیکٹس جب آتے ہیں، گرامیٹیکل ڈفرینسز آ جاتے ہیں، لیکسیکل ورڈس ڈفرینسز آ جاتے ہیں جن کو کراس لنگوسٹک ڈفرینسز کہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس ایگزیکٹلی جو میسج جو ہے وہ ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے اور ایکویلنس جو ہے وہ ہم نہیں اچیو کر پاتے، ٹھیک ہے۔ بس
जैकबसन का कहना है फॉर हिम, एक मिनट, या ठीक है, फॉर हिम यानी जैकबसन, रॉमन जैकबसन, एक तो मैं यहाँ पे हर बकौल रॉबin जैकबसन ने कहा था कि इजीली, मतलब इजीली तो नहीं, बट यू कैन ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, ठीक है, आप ट्रांसलेट होती हैं, लैंग्वेजेस ट्रांसलेटेबल होती हैं, लेकिन मसला यही आ जाता है कि वो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स और लेक्सिकल वर्ड्स वगैरह की वजह से उनकी इक्विवेलेंस का ज़रा मसला क्रिएट हो जाता है, तो हम बिल्कुल जो है वो सेमनेस जो है वो अचीव नहीं कर पाते। इसके अकॉर्डिंग फॉर हिम रॉमन जैकबसन ओनली पोइट्री विद इट्स यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड सेंस and where phonemic similarity is sensed as a semantic relationship is considered untranslatable and requires creative transposition because form expresses senses and phonemic similarity is sensed as a semantic relation. ठीक है, यहाँ पे रॉमन जैकबसन ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पोइट्री जो है एक ऐसी यूनिटी रखती है अपने फॉर्म में, सेंस में, और फोनेमिक जो उसकी सेंस है और रिलेशनशिप है, इसकी वजह से वो अनट्रांसलेटेबल है। आप पोइट्री को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप इक्विवेलेंस चाह रहे हैं पोइट्री को ट्रांसलेट करने की, तो आप अव्वल तो वो अनट्रांसलेटेबल है, ठीक है, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, इट नीड्स योर क्रिएटिवनेस टू ट्रांसलेट इट, तो ये कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो सकती। पोइट्री इज अनट्रांसलेटेबल अकॉर्डिंग टू रॉमन जैकबसन। ये याद रखिएगा कि पोइट्री जो है वो अनट्रांसलेटेबल है, ठीक है। अब कुछ आइडिया होगा कि वो क्यों अनट्रांसलेटेबल है अगर आपसे पूछा जाए तो? पोइट्री एक सिंपल ग्रामेटिकल रूल्स को तो नहीं फॉलो करती, वो अपने रूल्स फॉलो करती है, ठीक है। हर ज़बान के अपने रूल्स होते हैं पोइट्री के हिसाब से, उसकी फिर राइमिंग स्कीम्स होती हैं, आइलेंट्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो अपने रूल्स एक फॉलो करती है, जो उस रूल्स के हिसाब से उस ग्रामेटिकल उस लैंग्वेज के हिसाब से वो पोइट्री सेंस कर रही होती है। इट्स मेकिंग सेंस अकॉर्डिंग टू द सेम लैंग्वेज। हमारी उर्दू शायरी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं तो वो ट्रांसलेशन नहीं आती उसकी जो हमारी उर्दू शायरी में आती है, ठीक है। ये तो एक कॉमन सी बात है। तो हम कभी भी उसको जो है वो बिल्कुल उसी हिसाब से उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे। हम उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी रिदम और उसकी और जो दूसरे इसके अंदर राइमिंग स्कीम वगैरह होगी, हम उसको एग्जैक्टली जो है वो नहीं ला पाएंगे, तो हम वो इक्विवेलेंस नहीं अचीव कर पाएंगे, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे पोइट्री को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, क्योंकि उसके अपने रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज की पोइट्री के। बेसिकली तो तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन हर एक के अपने रूल्स होते हैं। तो उस वजह से रॉमन जैकबसन का ये कहना था कि it's untranslatable. Poetry is the thing that is untranslatable. और इसको अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्योंकि पोइट्री लिखी इस टाइम में जाती है कि उसकी फॉर्म ही एक सेंस में आपको एक्सप्रेस कर रही होती है, और उसका जो पोइट्री का जो हमेशा ये होता है कि वो एसेंस दे रहा होता है, वो आपको एक ख़ास वो नहीं दे रहा होता, एक वर्ड टू वर्ड मैसेज नहीं कन्वे कर रहा होता है। बाज़ औक़ात पूरी पोम पढ़ने के बाद आपको एक मैसेज समझ में आता है, इवन आपकी अपनी लैंग्वेज ही होती है,
उसमें भी आप पूरी पढ़ते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया और देन यू गेट द आंसर कि भाई ये पोइट कहना क्या चाह रहा है, और फिर कहीं समझ में आता है कि इसका क्या लेना देना है। फिर उसकी बहुत ज़्यादा जो आपकी राइमिंग स्कीम होती है, उसके ज़रिए उसके सिमेंटिक रिलेशंस होते हैं, यानी उसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा उससे निकलते हैं, जो उसकी राइमिंग स्कीम्स होती हैं या उसके अंदर जो दूसरे पोएटिक फॉर्म्स या लिटरेरी फॉर्म्स जो उन्होंने यूज़ की हुई होती हैं, उसके ज़रिए निकलते हैं। तो एक लिटरेरी फॉर्म या एक लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ हो रही होती हैं वो दूसरी लैंग्वेज में एग्जैक्टली नहीं मिलती, ठीक है। एग्जैक्टली राइमिंग्स आपको नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली रिदम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से जैकबसन ने कहा है कि पोइट्री जो है वो अनट्रांसलेटेबल है, ठीक है। आप इसको जो है वो खुद जो है क्रिएटिवली ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो वो फिर दोबारा से एक वही रिकोडिंग हो जाएगी, ठीक है। वो आपने पहले उसको इनकोड किया, फिर उसको रिकोड किया, तो एक वो नया रिकोड और नई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर ट्रांसलेटर भी एक तरह का क्रिएटर बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो ट्रांसलेशन बिल्कुल वो ट्रांसलेशन तो नहीं रही, उसका वो एसेंस जो था पोइट्री का वो तो नहीं रहा व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट अ पोइट्री, ठीक है। जब हम इसको खुद पोइट्री को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्रिएटिविटी अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको क्रिएटिवली दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है एग्जैक्टली हम वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द ट्रू एसेंस ऑफ दैट पोएट्री और दैट पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। और उसको फिर हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो वो जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इनकोडिंग का भी आ रहा है हमारे पास, उसको रिकोड कर रहे हैं, तो इट्स अ न्यू प्रोड्यूस प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास टारगेट टेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसलेटर होता है वो भी खुद ब खुद एक तरह का क्रिएटर बन जाता है, तो वो उसको उस तरह से उसने उसमें ट्रांसलेट कर दिया, एंड देन द ट्रांसलेटर आल्सो बिकम्स द क्रिएटर ऑफ दैट टेक्स्ट, दैट प्रोडक्ट जो चीज़ उसने बनाई है, तो वो उसका जो है वो क्रिएटर हो गया, क्योंकि उसने उसको पूरा बहुत नए सिरे से समझ के और नए सिरे से उसको नए सिरे से समझ के नए सिरे से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके उसका जो पोएटिक एसेंस है, पोएटिक सेंस है, वो आपको टारगेट टेक्स्ट में, टारगेट लैंग्वेज में आपको क्रिएट करके दी है। तो ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, ही इज़ ऑल्सो becoming a creator here of the poetry. Because he's producing a new thing, he's creating a new thing, which is the product. Okay. So this is here that we are concluding our Roman Jacobson over here. तो उनकी हमने ये सारी थियोरीज जो हैं वो पढ़ी हैं। अभी इसमें हमने इक्विवेलेंस कैसे उसको अचीव की जा सकती है रॉमन जैकबसन के ज़रिए, हमने इनका वो सारा जो है वो जो लिंग्विस्टिकली किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस वजह से ट्रांसलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, दैट वी हैव जस्ट स्टडी। एनी क्वेश्चन? Okay.